न्यायपालिका, शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के बारे में हमने डिटेल से बात की। न्यायपालिका के अंतर्गत हमने बताया कि न्यायपालिका किस प्रकार शासन के तीसरे अंग के रूप में काम करता है, न्यायपालिका का क्या कर्तव्य है, उसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या विषय आते हैं और उन विषयों को किस प्रकार से संपादित करता है। इस संदर्भ में हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की, स्वतंत्र किस रूप से न्यायपालिका रह सकती है। उसमें हमने न्यायाधीशों की योग्यता की बात की, उनकी पद की सुरक्षा की बात की, न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन के संदर्भ में बात की और ऐसे कई बार मामले आ जाते हैं जिसमें न्यायाधीश वो संविधान की सुरक्षा नहीं कर पाता, संविधान के प्रतिकूल काम करता है या किसी भ्रष्टाचार के मामले में वो लिप्त होने का कोई आरोप करता है। तो इस प्रकार के केसों की अंतर्गत उनको हटाने की प्रक्रिया है। विभिन्न देशों में अलग अलग प्रक्रिया है। मैंने भारत और अमेरिका का एग्जाम्पल देके बताया कि महाभियोग की पद्धति के द्वारा न्यायाधीशों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई होती है। इसके अंतर्गत न्यायाधीश ने जो आरोप लगाए उनकी पूर्ण सूक्ष्मता से जांच होती है और न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने के लिए जो भी सदन उसकी जांच कर रहा है वो उसकी बात सुनता है, उसके आधार पर निर्णय करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों की पद की सुरक्षा है, लेकिन न्यायाधीश संविधान के विरुद्ध नहीं काम कर रहे, मनमाने तरीके से काम नहीं कर रहे और किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। ऐसी दृष्टि से न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया में बताई। अब बात आती है न्यायाधीशों के चयन। तो न्यायाधीशों के चयन के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं विभिन्न देशों में। जैसे भारत और अमेरिका की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा होती है। कार्यपालिका के द्वारा जो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है राष्ट्रपति, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें एक समिति बनाई गई है, इसको विशेष कॉलेजियम कहा जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, उसमें वरिष्ठता आदि बातों को सम्मिलित करते हुए वो उसकी सिफारिश करती है और उसके आधार पर मंत्रिमंडल से अप्रूवल होकर राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के बाद जो वहाँ का सीनेट है वो उसकी पुष्टिकरण करता है। तो न्यायाधीशों का चयन किस प्रकार किया जाएगा, उनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए कार्यपालिका, अधिकांश देशों में कार्यपालिका के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। कुछ देशों में विधायिका के द्वारा भी निर्वाचित किया जाता है। विधायकों के द्वारा या सांसदों के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड, वहाँ पर वहाँ की जो संघीय सभा वो न्यायाधीशों को नियुक्त करती है। अब इस संदर्भ में ये प्रश्न खड़े होते हैं कि जब विधायिका के द्वारा नियुक्ति की जाती है या कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति की जाती है और उसमें भी विशेषकर विधायिका के द्वारा, तो जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है कि तीनों अंग अपने आप में अलग अलग तरीके से काम करेंगे, अलग अलग ढंग से अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रहते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करेंगे, तो ये इस प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा होता है, आलोचकों का मानना है। इसी प्रकार अगर विधायिका के द्वारा चुने जाएंगे तो उसमें दलीय राजनीति भी उसको प्रभावित कर सकती है, क्योंकि विधायिका में दलीय आधार पर विधायकों को या सांसदों का निर्वाचन होता है। तो निश्चित रूप से वो अपने पार्टी के प्रति सॉफ्ट भाव रखने वाले व्यक्ति को, कानूनी जानकारी को न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। ये प्रश्न है।
ये डाउट के प्रश्न हैं। तो इस पे ये प्रश्न खड़ा होता है कि विधायिका के द्वारा ये समस्या आ सकती है। इसी प्रकार जनता के द्वारा भी, जनमत के द्वारा भी कुछ राज्यों में या कुछ देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसमें विशेषकर स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन, अमेरिका के कुछ राज्य, जहां पर जनता द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राय दी जाती है। ये एक सबसे अलग प्रक्रिया है जिसमें सबसे ज्यादा ये प्रश्न खड़ा होता है कि अगर जनता के द्वारा नियुक्ति की जाएगी तो फिर कानूनवेत्ता को एक राजनेता के रूप में भूमिका निभानी पड़ेगी या अपने व्यक्तित्व को जनता में तो साबित करने का उसके पास एक चुनौती रहेगी। कोई बहुत न्यायाधीश है या कानूनवेत्ता है, वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जनता उसको चुने, इसके लिए उसको जनता से भी सरोकार रखना पड़ेगा। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि न्यायाधीश से आप ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं, तो ऐसे विषय में अगर उनकी नियुक्ति जनता के द्वारा की जाएगी तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस पर संदेह खड़ा होगा कि जनता किसी लोकप्रिय व्यक्ति को नियुक्त कर दे, वो हो सकता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र न रहे। ये प्रश्न है। इसमें एक विद्वान है पॉलिटिकल साइंस के, प्रोफेसर लास्की, वो ये कहते हैं कि नियुक्ति के जितने भी तरीके हैं उन सब में जनता द्वारा निर्वाचन या नियुक्ति यह सबसे बुरा तरीका है, सबसे खराब तरीका है इसकी आलोचना कि जनता के द्वारा न्यायाधीश की कभी भी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। तो नियुक्ति की प्रक्रिया या ये बात करें कि ना न्यायाधीशों की नियुक्तियां अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रिया के तहत होती हैं। तो इसमें कार्यपालिका के द्वारा भी आ गया, व्यवस्थापिका के द्वारा भी आ गया और जनता के द्वारा। अब बात आती है कि न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार का होगा। तो अधिकांश देशों में एक पिरामिड की बात है, अर्थात सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट हो गया और उसके नीचे हाई कोर्ट हो गया या अन्य कोई नाम हो गया, या राज्य न्यायालय हो गया या प्रांतीय न्यायालय हो गया या कैंटन न्यायालय हो गया। अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग शब्दावली उसकी है। फिर उससे नीचे का कोर्ट, सबसे लास्ट में सीट्स जमीनी स्तर पर जो सबसे नीचे की इकाई है। तो इस प्रकार का एक संगठन बना होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये पिरामिड की बात होती है और एक दूसरे के प्रति वो सब जवाबदेही होती है। सर्वोच्च रूप से सुप्रीम कोर्ट के प्रति रहती है और बीच के स्तर पर अपने ऊपर वाले से उसके प्रति उसकी जवाबदेही कि वो कार्य ठीक तरीके से काम करे न्यायाधीश। तो पिरामिड की भांति न्यायपालिका के संगठन की बात है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय या राज्य उच्च न्यायालय या कैंटन उच्च न्यायालय या जो भी शब्दावली अलग अलग राज्यों देशों के हिसाब से दी गई है, उसमें बेंच पीठ की व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश एक से अधिक कोर्ट में होते हैं, वो किस प्रकार से काम करेंगे। तो इसके लिए एकल सदस्यीय न्यायाधीश, एक न्यायाधीश सुनवाई करेगा, डबल बेंच 2 सदस्यीय न्यायाधीश, 2 से अधिक न्यायाधीश, तीन न्यायाधीश बैठ के, 5 न्यायाधीश बैठ के, या फिर संवैधानिक पीठ 5 से भी अधिक न्यायाधीश बैठ के किसी विवाद को, किसी मसले को सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि न्यायालयों में पीठ की व्यवस्था की गई, बेंच की व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश किस प्रकार से मामलों की सुनवाई करेगा। तो अब ये समझना होगा कि वहां की जो विधिक प्रक्रिया है, जो नियम बना रखे हैं कि किस विषय को लेकर सबसे पहले कौन सुनेगा, तो उसके लिए रोस्टर से बेंच बनती रहती है। कभी एक न्यायाधीश की एक बेंच चल रही, वही न्यायाधीश फिर वो डबल बेंच में बैठता हो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इस तरह से चार्ट बना